नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। पीएम मोदी आज गोवा मुक्ति दिवस समारोह में होंगे शामिल। 650 करोड़ के प्रोजेक्ट की देंगे सौगात। मार्च 2020 के बाद आज सबसे कम सक्रिय मामले। बीते 24 घंटे में 7081 मरीज, 264 लोगों की मौत। रायबरेली में प्रियंका गांधी का शक्ति संवाद। आज महिला वोटरों को लुभाने में जुटी कांग्रेस। श्रीनगर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में लश्कर का आतंकी ढेर। पहाड़ों पर बर्फबारी से कांपा उत्तर भारत। ठंड से ठिठुरी राजधानी चूरू में -1 डिग्री पहुंचा पारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा का दौरा करेंगे, जहां वो गोवा मुक्ति दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मोदी श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में मुक्ति दिवस समारोह में भाग लेंगे। पीएम मोदी गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित भी करेंगे। इसके अलावा वह पुनर्निर्मित अगौड़ा जेल, संग्रहालय, गोवा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी खंड और न्यू साउथ गोवा जिला अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोपा विमानतल पर विमानन कौशल विकास केंद्र और मडगांव के डेबोलिम नावेलिम में एक गैस सब स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। मोदी विधि शिक्षा और शोध संबंधी इंडिया इंटरनेशनल विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखेंगे। आपको बता दें कि गोवा में अगले साल शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। गोवा में मुक्ति दिवस भारतीय सेना द्वारा पुर्तगालियों के अधिकार से गोवा को मुक्त कराने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कोरोना के मामलों को लेकर एक राहत भरी खबर आई है। दरअसल देश में अब तक 83,913 सक्रिय मरीज ही बचे, जो कि मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 7081 मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 264 लोगों की मौत भी हो गई है। हालांकि इस दौरान 7,469 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं देश में अब तक कुल 3,41,78,940 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं कुल मृतकों की संख्या की बात करें तो यह 4,77,422 हो गई है। देश में अब टीके की कुल 137 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। भारत में 18 दिसंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 7,145 नए केस सामने आए थे और 289 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 8,706 लोग स्वस्थ हुए थे। कर्नाटक के 2 शिक्षण संस्थान में शनिवार को कुल 33 मामले सामने आए, जिसमें से 5 ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले हैं। पहले शिक्षण संस्थान में कुल 14 संक्रमित छात्र मिले, वहीं दूसरे में कुल 19 छात्र मिले थे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रदेश की महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश में लगी हुई हैं। हाल ही में अपना महिला घोषणा पत्र जारी करने के बाद उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रविवार को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा महिला सशक्ति संवाद रैली को संबोधित करेंगी। इस शक्ति संवाद में वह स्थानीय महिलाओं से बातचीत करेंगी। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी पार्टी की चुनाव प्रभारी भी हैं। लिहाजा 2022 के विधानसभा चुनाव को भेदना प्रियंका गांधी के लिए एक बड़ी चुनौती है। उनके कार्यक्रम के मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली के रिफॉर्म क्लब में महिला शक्ति संवाद रैली में शिरकत करेंगी। गौरतलब है कि रायबरेली कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है, जिसके चलते प्रियंका गांधी की ओर से महिलाओं के साथ किया जा रहा शक्ति संवाद कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में लाभ पहुंचा सकता है। रायबरेली विधानसभा सीट से पार्टी की विधायक अदिति सिंह के हाल ही में बीजेपी का दामन थामने से उपजी रिक्तता को भरने का लिहाज से वाड्रा का रायबरेली दौरा जो है अहम माना जा रहा है। आगामी चुनाव में कांग्रेस की ओर से 40% टिकट महिलाओं को दिए जाने की घोषणा के बाद वाड्रा राज्य के विभिन्न इलाकों में महिला संवाद रैलियों का आयोजन कर संबद्ध इलाके में संभावित उम्मीदवारों की पहचान करती है। साथ ही इन रैलियों में महिलाओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठाए जाने के मद्देनजर कांग्रेस प्रदेश आधी आबादी के वोट अपने पक्ष में करने की कोशिश में भी है। जम्मू कश्मीर में आतंकी राजनीतिक गठजोड़ और टेरर फंडिंग के नेटवर्क को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने में
जुटे सुरक्षा बलों ने आज हरवान इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ कर एक अज्ञात आतंकी को मार गिराया है। कश्मीर जोन पुलिस ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी। दरअसल जम्मू कश्मीर के हरवाना इलाके में रविवार यानी कि आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबरें सामने आई, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। हालांकि अब तक उस आतंकी के नाम या पहचान के बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन शिनाख्त करने पर यह जरूर पता चला है कि मारा गया आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य। बीते दिनों जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमले हुए हैं, जिनका सेना ने करारा जवाब भी दिया था। 2 दिन पहले यानी कि बीते गुरुवार को कुलगांव जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों ने कुलगांव जिले के रेडवानी इलाके में बुधवार रात घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि इसी दौरान आतंकवादियों ने उन पर गोलियां भी चलाई, जिस पर सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ शुरू हो गई। तड़के हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ दिख रहा है। पहाड़ों से आने वाली हवाओं के कारण पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा और देश की राजधानी दिल्ली में ठिठुरन बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बीते कई दिनों में बर्फबारी और हवाएं लगातार चल रही हैं। मौसम विभाग की माने तो शनिवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज किया गया। वहीं आज 19 दिसंबर को दिल्ली में 6 डिग्री तापमान मापा गया। हालांकि सफदरजंग इलाके में सुबह 7 बजे पारा 4.4 डिग्री पर लुढ़क गया, जो इस मौसम का अब तक का सबसे कम दिन वाला तापमान है। दिल्ली में अगले 3 दिन शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। आगामी 3 दिनों में दिल्ली का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 18-19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड मैदानों में बर्फ जैसे जमने का भी जो वाकया है वो सामने आ रहा है। चूरू, माउंट आबू, फतेहपुर, जयपुर और जोबनेर में पारा माइनस में चला गया है। चूरू में -2.6 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिर सकता है। शनिवार रात चूरू में तापमान -1 डिग्री दर्ज किया गया। तो रुक रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी घटना घटी है। एक शख्स ने अमृतसर स्वर्ण मंदिर में घुसकर तलवार उठाने की कोशिश की, जिसके बाद इस शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। मामले की जांच का आदेश दे दिया गया है। वहीं तमाम राजनीतिक दलों ने इस घटना के पीछे साजिश की आशंका भी जताई है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में युवक ने बेअदबी की कोशिश की। हैरान करने वाली घटना में युवक ग्रिल फांदकर गुरु ग्रंथ साहिब के करीब पहुंच गया और तलवार उठा ली, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ा और फिर गुस्साए लोगों ने युवक की पिटाई शुरू कर दी। पिटाई के दौरान युवक की मौत हो गई। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने बेअदबी की कोशिश की निंदा की। सीएम चन्नी ने पुलिस अधिकारियों की जांच का आदेश भी दिया है और इस संवेदनशील मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पंजाब सरकार को जांच में मदद का भरोसा भी दिलाया है। अब तक की जानकारी के मुताबिक बेअदबी की कोशिश करने वाला युवक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन अभी तक उसकी पूरी पहचान सामने नहीं आ पाई है। घटना के बाद पुलिस ने कहा है कि एक लड़का जिसकी उम्र करीब 24 से 25 साल की रही होगी और वह दरबार साहब के अंदर चला गया। बाद में कुछ लोगों ने उसे काबू में किया। काबू करने के बाद उसे बाहर लाया गया और उससे झड़प हुई और फिर उसकी जान चली गई। बॉडी को सिविल हॉस्पिटल में भेज दिया गया है।
अपने करीबी नेताओं और कारोबारियों पर छापेमारी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। अखिलेश आज दोपहर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस मेगा रोड शो के मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे, लेकिन बीजेपी से लेकर उनकी सहयोगी सभी छापेमारी को जायज बता रहे हैं। आयकर विभाग सूत्रों की माने तो कल 200 करोड़ रुपए की कर चोरी के शक में छापेमारी की गई थी। दिल्ली की एजेंसी ने यूपी में लखनऊ से मऊ तक जो हलचल मचाई है, उसके बाद पूरे प्रदेश में पक्ष विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। चुनावी माहौल में आयकर विभाग की रेड से यूपी की राजनीति का रंग भी गहरा हो गया है। अखिलेश यादव ने इस राजनीतिक प्रतिशोध वाली कार्रवाई को बताया है। बीजेपी को निशाने पर लेते हुए अखिलेश ने कहा कि यह जनता का चुनाव है, जहां बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसलिए आईटी विभाग यूपी आ रहा है। अखिलेश यादव का सवाल उनके नेताओं के घर पर पड़े छापे की टाइमिंग को लेकर भी था। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के पास जानकारी थी तो चुनाव से ऐन पहले ही छापा क्यों मारा गया। बीजेपी की ओर से राज्य के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अखिलेश यादव को जवाब दिया कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि हम राजनीतिक उद्देश्य से काम नहीं करते। यूपी में विरोधियों पर केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी के बाद बीजेपी सवालों में है, लेकिन बीजेपी से नाराज चल रही सहयोगी निषाद पार्टी ने भी छापेमारी कार्रवाई का समर्थन किया। संजय निषाद ने कहा है कि मैं आईटी के छापों का समर्थन करता हूं, भ्रष्टाचारी लोगों पर कार्रवाई का मैं समर्थन करता हूं। ऐसी कार्रवाई पर निषाद पार्टी सरकार का समर्थन कर रही है। हाल ही में एक टीवी चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को जीतने के लिए पार्टी में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने साल 2024 में बीजेपी को हराने का फॉर्मूला भी साझा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पार्टी के रूप में जिस तरह से खुद को स्ट्रक्चर किया है, चुनाव के दौरान जिस तरह वो जनता तक पहुंची है और जो लोगों से जुड़ती है, उसमें बुनियादी गड़बड़ी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं यह नहीं कहूंगा कि पार्टी का अध्यक्ष कौन होना चाहिए, लेकिन सिर्फ दलों को इकट्ठा कर लेने से वो बीजेपी से जीत नहीं सकते। उन्होंने कहा कि पार्टी को समझना होगा कि पूरे विपक्ष का मतलब कांग्रेस नहीं है। हमारे देश में कई अन्य पार्टियां हैं, कांग्रेस को मिलकर तय करना चाहिए कि पार्टी का अध्यक्ष किसे बनाना चाहिए। प्रशांत ने आगे कहा कि पार्टी के रूप में कांग्रेस का ग्राफ काफी गिरा है। सबसे पहले तो कांग्रेस को अपने फैसले लेने के तरीकों को बदलने की भी जरूरत है। फैसले के मुद्दे के अलावा पार्टी को तेजी से निर्णय लेने, स्थानीय नेताओं को सशक्त बनाने पर भी काम करना होगा। इसके अलावा कांग्रेस को डिसीजन लेने के सभी अधिकारियों को केंद्रीकृत नहीं करना चाहिए, अन्य नेताओं को भी निर्णय लेने का पावर मिलना चाहिए। प्रशांत ने आगे कहा कि कांग्रेस को आगे जीतने के लिए खुद में बहुत बदलाव लाने की जरूरत है। इसके लिए आपको प्रशांत किशोर या किसी और की सलाह की जरूरत नहीं है। आप जिसे भी चुने वो फुल टाइम प्रेसिडेंट होना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में पिछले कुछ दिनों में सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन यह अभी भी खराब श्रेणी में बनी हुई है। वहीं आज यानी कि रविवार की सुबह दिल्ली के मेयर ध्यानचंद स्टेडियम के पास AQI 198 दर्ज किया गया, जो कि दिल्ली एनसीआर में सबसे अधिक है। इसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद के सभी रेड जोन से बाहर है, जो कि राहत की बात है। हालांकि इसके बाद भी प्रदूषण की वजह से हालात चिंताजनक बने हुए हैं। वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक आज 290 है, जो कि खराब श्रेणी में है। वहीं शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 319 रहा। बहरहाल राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के पास AQI 198, तो मुंडिका में 195, पूसा और जहांगीरपुरी में 189 दर्ज किया गया। साफ है कि दिल्ली की हवा में लगातार सुधार हो रहा है। वहीं यूपी के गाजियाबाद के वसुंधरा में AQI 166 और इंदिरापुरम में 167 दर्ज किया गया, जबकि नोएडा के सेक्टर 62 से 171, तो सेक्टर 116 से 160 है। वहीं ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में 4 में से 162 ये बना हुआ है। अगर हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ AQI क्रमशः 167 और 180 पर है। दिसंबर की शुरुआत में रोहिणी जिला कोर्ट में हुए बम धमाके के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने DRDO के वरिष्ठ वैज्ञानिक भारत भूषण कटारिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस का आरोप है कि वैज्ञानिक ने अपने पड़ोसी वकील अमित वरिष्ठ को जान से मारने के इरादे से एक टिफिन बॉक्स में ID रखकर उसे कोर्ट के कमरा नंबर 102 में रखा। 9 दिसंबर को हुए इस धमाके में हवलदार राजीव घायल भी हो गए थे। पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना के मुताबिक रोहिणी कोर्ट में लगे CCTV कैमरे की फुटेज को खंगालने के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची है। 47 वर्षीय कटारिया 9 दिसंबर को वकील के कपड़ों में सुबह 9:33 पर कोर्ट में दाखिल हुए। उनके हाथ में 2 बैग थे। 10:30 बजे जब वह बाहर निकले तो उनके हाथ में एक ही बैग था। कटारिया ने कोर्ट के कमरा नंबर 102 में अपना एक बैग छोड़ा। इसमें एक टिफिन था जिसके अंदर
उसने आईडी रखा था। रोहड़ी अदालत में धमाका करने के लिए वैज्ञानिक 40 दिन से साजिश रच रहा था। बम के तैयार करने के लिए उसने अलग अलग जगहों से सामान खरीदा। कुछ सामान की उसने ऑनलाइन खरीदारी भी की थी। उसके बाद उसने रिमोट से संचालित होने वाला विस्फोट तैयार कर लिया। विस्फोटक की जांच में पता चला है कि धमाका के दौरान विस्फोट वाली सामग्री में नहीं बल्कि डेटोनेटर में धमाका हुआ था, इसलिए नुकसान कम हुआ। अगर पूरी तरह धमाका होता तो नुकसान काफी ज्यादा हो सकता था। वैज्ञानिक ने टिफिन बम को रिमोट आधारित बनाया था। तो रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है। बताओ, अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे, अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते? सारा पैसा अगर सड़क पे लगा देते ना तो हमारी अय्यासी का क्या होता? पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा था, लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई, पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी। अब लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब, इस बार तो हो जाएगी ना जमानत? अरे वकील साहब, 2017 से पहले सरकारी पैसे को खाना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से प्रदेश की तरक्की में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। भाजपा की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत रविवार को एक बार अंबेडकर नगर, मथुरा, बिजनौर, झांसी, बलिया और गाजीपुर से होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबेडकर नगर इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उनके साथ पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी मौजूद रहेंगे। मथुरा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यात्रा को रवाना करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शनिवार को यहां पार्टी मुख्यालय में बताया कि अंबेडकर नगर से शुरू होने वाली यात्रा अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी होते हुए लखनऊ की काकोरी में समाप्त होगी। मथुरा से यात्रा अलीगढ़, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत होते हुए बरेली में समाप्त होगी। बिजनौर के विदुर कुटी से यात्रा का शुभारंभ केंद्रीय सड़क परिवहन व राज्य मंत्री नितिन गडकरी व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान करेंगे। यह मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल से होते हुए रामपुर में समाप्त होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति झांसी से यात्रा को रवाना करेंगे। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि 2017 के चुनाव से भाजपा ने पूर्ववर्ती सरकार की खामियों को उजागर करने के लिए यात्रा निकाली थी। इस बार अपनी सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए यात्रा निकालना है। उन्होंने बताया कि ये सभी यात्राएं 403 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेंगी। आतंकियों से फंडिंग लेने के बयान के आरोप पर दर्ज परिवारवाद में रामपुर के सपा सांसद आजम खां को अदालत ने 12 जनवरी को तलब किया है। मुरादाबाद के एसपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में शिवसेना नेता विपिन भटनागर ने परिवारवाद दायर कराया था। परिवारवाद में आरोप लगाया गया है कि 22 नवंबर 2014 को आजम खान ने सपा के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया था। इस आयोजन पर हुए खर्च पर मीडिया के सवाल पर आजम खान ने कहा था कि आतंकवादियों ने फंडिंग की है। आरोप है कि यह कहते हुए आजम खान ने जैश ए मोहम्मद, दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादी संगठनों के नाम भी लिए थे। इस परिवारवाद पर शिवसेना नेता के बयान के आधार पर अदालत में दर्ज हुए थे। शनिवार को इस मामले में अदालत में सुनवाई हुई। परिवारवादी विपिन भटनागर के वकील ने बताया कि अदालत ने रामपुर के सपा सांसद आजम खां को 12 जनवरी के लिए तलब किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को जिले के लोगों को 955 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें 933 करोड़ की परियोजनाएं गोरखपुर विकास प्राधिकरण से जुड़ी हुई हैं, जबकि लोकार्पित होने वाली 22 करोड़ की 22 अन्य परियोजनाएं लोक निर्माण विभाग व ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से जुड़ी हुई है। महंत दिग्विजय नाथ पार्क में शाम
5 बजे आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मंडल भर के दिव्यांग छात्रों को उपकरण भी वितरित करेंगे। योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित अखिलेश भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत सम्मेलन में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री शाम 5 बजे दिग्विजय नाथ पार्क में आयोजित लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री जीडीए की 316 करोड़ रुपए लागत की परियोजना का लोकार्पण करेंगे। साथ ही जीडीए द्वारा प्रस्तावित 513 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत स्वीकृत 103 करोड़ रुपए लागत की 250 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। नगर निगम में शामिल 32 नए गांव में विकास के ये कार्यक्रम जीडीए द्वारा कराए जाएंगे। लोकार्पण एवं शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री योगी जीडीए की नई वेबसाइट को लॉन्च करेंगे। जनसभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री शाम 6 बजे विकास भवन जाकर निपुण भारत निगरानी केंद्र का लोकार्पण भी करेंगे। साथ ही निगरानी केंद्र की गतिविधियों पर आधारित एक वीडियो का प्रस्तुतिकरण भी देखेंगे और केंद्र के डैशबोर्ड का अवलोकन भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले प्रवास के तीसरे दिन शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर संघ की पीड़ा जाहिर की। उन्होंने कहा कि सत्ता का रिमोट कंट्रोल संघ के पास नहीं है, यह आरोप निराधार है। धर्मशाला कॉलेज में सभागार में आयोजित पूर्व सैनिक प्रबोधन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 96 वर्ष से आरएसएस का हमेशा विरोध हुआ है, लेकिन हम समाज की सेवा में लगे रहे। संघ को तो थोड़ी राहत तब मिली जब स्वयंसेवक सत्ता में आए। सब बाधाओं को पार कर 96 साल से आरएसएस समाज सेवा करते हुए आगे बढ़ता गया और चीन और पाकिस्तान का संदेश देते हुए परोक्ष रूप से भागवत ने कहा कि भारत की तरफ से कभी किसी से दुश्मनी नहीं रही, लेकिन दुनिया में दुश्मन होते हैं। कोई दुश्मनी करे तो झुकना नहीं है, बल्कि दुश्मन को दबाकर आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि सैन्य तैयारी को लेकर हमारी सेना की अमेरिका और चीन जैसे देशों से तुलना हो सकती है, लेकिन हौसला, हिम्मत और ताकत के मामले में भारत का सैनिक दुनिया भर में अव्वल है। ये ताकत भारतीय सिपाही में शारीरिक प्रशिक्षण से नहीं बल्कि मन से आती है। भारतीय सैनिक वीरता से लड़ता है, वह सीमा पर पूरा काम करता है या मरता है। आरएसएस पूर्व सैनिक की चिंता करता है। आरएसएस में पूर्व सैनिक सेवा परिषद संगठन है जो सैन्य परिवारों से संघ की विचारधारा को साझा करता है। कांग्रेस 19 दिसंबर से प्रदेश भर में 3 दिवसीय वीर ग्राम प्रणाम यात्रा निकालेगी। इन योजनाओं का शुभारंभ दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत के गांव शहर पौड़ी गढ़वाल और पूर्व सेना अध्यक्ष दिवंगत जनरल बीसी जोशी के गांव दन्या अल्मोड़ा से होगा। इसके साथ ही प्रदेश के उन सभी गांवों से भी यात्रा निकलेगी जिन गांवों के सैनिक, अर्धसैनिकों, पुलिसकर्मियों ने देश व प्रदेश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और पूर्व सीएम हरीश रावत ने बताया कि वीर सैनिकों के सम्मान में निकलने वाली इन योजनाओं और यात्राओं में दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत के गांव सैड़ के से प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल यात्रा का नेतृत्व करेंगे। पूर्व सेना अध्यक्ष दिवंगत जनरल बीसी जोशी के गांव ग्राम दम्या से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल यात्रा का नेतृत्व करेंगे। वीर ग्राम प्रणाम यात्राओं में जिलों के सभी नेता पदाधिकारी इस यात्रा में शामिल होंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।